नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस राहुल सर क्लासेस में। हम पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। एक क्लास हमारा आपको मिल भी चुका होगा और आशा करते हैं कि आपने उसको पूरी सहमति दी होगी। उसी को निरंतर आगे बढ़ाते हुए आज की ये दूसरी क्लास है और हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं पॉलिटी का, यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग देख रहे हैं। अब तक जो हमने देखा है, तो हमने जो बात की थी अभी तक अपनी जो कक्षा में, वो अब तक जो बात कर चुके हैं कंपनी का शासन के बारे में हमने बात कर ली है। यानी 1773 से लेकर के 1773 से लेकर के 1858 तक हमने बात कर ली है। यानी 1858 से आज हमारी क्लास स्टार्ट होगी और 1858 जो एक्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आप सभी के लिए, क्योंकि कल हमने जैसे बात की थी आपसे पिछली क्लास में कि 1857 में क्या होता है। 1857 में विद्रोह हो जाता है। क्या हो जाता है? विद्रोह हो जाता है और इससे पूरे ब्रिटिश को ये लग जाता है कि अब जो भारत की सत्ता है उसको संभालने में कहीं ना कहीं कंपनी जो है विफल हो रही है। ठीक है, अब जब कंपनी विफल हो रही है उसको ऐसा लगने लगता है, तो अब सीधे क्या किया जाएगा कि एक एक्ट पारित हो जाएगा। इससे पहले भी क्या किया गया कि तत्कालीन जो 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके तुरंत बाद एक पामस्टन ने के द्वारा क्या हुआ कि कंपनी की समाप्ति हेतु एक विधेयक प्रस्तुत किया। ये पामस्टन तत्कालीन जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ये कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि इस कंपनी को समाप्त करने के लिए कंपनी को समाप्त करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया। विधेयक प्रस्तुत किया, लेकिन हुआ ये कि ये पारित ही नहीं हो सका। ये पारित नहीं हुआ। फिर दोबारा एक विधेयक लाया जाएगा और वो विधेयक 1858 में संसद का दूसरा विधेयक होगा। 1858 में पुनः विधेयक लाया गया। पुनः विधेयक लाया गया। ठीक, अब जब विधेयक लाया गया तो ये पारित हो गया और पारित होने के साथ साथ इसी एक्ट को, जो भारत सरकार अधिनियम 1958 है, ये क्या कहा गया? एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या कहा गया इसको? कि एक्ट फॉर द एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस नाम से ये कानून पारित किया गया। इसके द्वारा क्या हुआ कि भारत में कंपनी का जो शासन था, इस एक्ट के थ्रू जो भारत में कंपनी का जो शासन था ना, वो समाप्त कर दिया गया। अब ये शासन सीधे किसके हाथों चला गया? ब्रिटिश
ताज के हाथ। इसीलिए 1858 से 1947 तक हम जो भी एक्ट पढ़ेंगे वो ताज का शासन के नाम से गढ़े जाएंगे आगे। इस बात पे विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इस कानून का जो निर्माण था वो आपको पता चल ही गया होगा कि 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे 1857 में जो भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम था या सिपाही विद्रोह जिसको कहते थे, तो उसके बाद ये एक्ट जो है पारित किया गया। ठीक है, अगर आगे बात करें तो भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से इसको जाना गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया इसके तहत। और जो गवर्नर या जो क्षेत्र थे या जैसे राजस्व जो संबंधी शक्तियां थीं वो ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई। सीधे कंपनी से किसके पास चली गई? ब्रिटिश राजशाही के पास चली गई। ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए अगर 1858 के एक्ट की बात करेंगे हम, तो उसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं को हम देखेंगे। इसमें पहली जो विशेषता आपको नजर आएगी वो ये है कि इसके तहत भारत का शासन सीधे किसके हाथ चला गया? भारत का शासन किसके अधीन हो गया? महारानी विक्टोरिया। किसके अधीन? महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया। यानी अब कंपनी के शासन से, कंपनी के हाथों से शासन निकल करके किसके पास चला गया? विक्टोरिया, वहाँ की जो महारानी जी थी उनके हाथों में चला गया। इसी में एक और बात की गई और पद नाम बदल दिया गया, जिसको जैसे मान लीजिएगा कि जो भारत का गवर्नर जनरल होता था ना, गवर्नर जनरल, उसको क्या कहा गया? उसका नाम बदल दिया गया और क्या रखा गया? अब कहा जाने लगा भारत का वायसराय। क्या कहा जाने लगा? भारत का वायसराय। और वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। क्या हो गया? ये ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट कौन बन गया? प्रतिनिधि बन गया। ये प्रतिनिधि बन गया। ठीक, और जो पहले वायसराय बने, जो पहले वायसराय बने वो कौन थे ये पूछा जाता है, तो उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। ये पहले व्यक्ति थे जो भारत के पहले वायसराय के रूप में इन्होंने पदभार संभाला। ठीक है, अगली विशेषता की अगर बात करें हम, तो इस जो अधिनियम था, इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो कंट्रोल बोर्ड था, जो नियंत्रण बोर्ड था और जो निदेशक कोड था, उसको क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक, और समाप्त करने के साथ भारत में शासन की जो द्वैध प्रणाली जो थी उसको भी क्या कर दिया गया? जो शासन में द्वैध प्रणाली जो थी, प्रणाली क्या कर दी गई? समाप्त हो गई। ठीक, यानी अब तक महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया जो शासन था, और जो गवर्नर जनरल था उसका पद नाम बदल करके वायसराय हो गया, और वायसराय जो ब्रिटिश ताज था उसका प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। और ऐसा व्यक्ति कौन था? पहला लॉर्ड कैनिंग। इसी के साथ साथ चूंकि अब कंपनी का शासन खत्म हो रहा है, तो जो नियंत्रण बोर्ड था, निदेशक बोर्ड था, वो समाप्त कर दिया गया।
और इसी के साथ शासन की जो द्वैध प्रणाली थी वो भी स्वयं समाप्त हो गई। ठीक है, अगली जो विशेषता इसमें होगी, अगली विशेषता की हम बात करें तो एक नए पद, एक, ध्यान दीजिएगा, एक नया पद कौन जोड़ा गया? तो भारत के राज्य सचिव यानी सचिव का पद जोड़ा गया, इसका सृजन कर दिया गया। ठीक है, एक नया पद बना दिया गया भारत के राज्य सचिव के रूप में, जिसमें क्या होता था कि जो भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित कर दी गई। यानी जो भारत का प्रशासन का संपूर्ण नियंत्रण किसके हाथों में आ गया? सचिव के हाथों में आ गया। ये बीच की कड़ी बन जाएगा ब्रिटिश और भारतीय प्रशासन के बीच में। ठीक है, ये जो सचिव था वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश अंततः संसद के प्रति उत्तरदायी थी। इसको ऐसे समझिए कि जो ये सचिव है ये क्या थे? तो ये ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य होते थे। जो ब्रिटिश कैबिनेट था उसके ये क्या थे? सदस्य थे। ठीक है, और जो ब्रिटिश थी यानी ब्रिटिश अंततः संसद के प्रति उत्तरदायी थी। तो ये किसके प्रति उत्तरदायी हो जाएंगे? ये संसद के प्रति उत्तरदायी हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगली विशेषता के रूप में। तो हुआ ये कि भारत की जो सचिव की जो सृजन किया गया पद का, उसकी सहायता के लिए, यानी कि अब सचिव जी ये पंचायत वाले सचिव नहीं है, कैबिनेट सचिव की बात हो रही है। तो इनकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन कर दिया गया। इनकी सचिव की सहायता के लिए, हेल्प के लिए, सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद, काउंसिल बना दी गई, परिषद का गठन कर दिया गया। ठीक, और जो ये जो सलाहकार समिति का जो गठन किया गया, ये परिषद का गठन किया गया, इस परिषद का अध्यक्ष कौन होता था? तो खुद सचिव होते थे। अध्यक्ष कौन होगा? स्वयं सचिव हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो परिषद थी ये निगमित निकाय बना दी गई। ये जो परिषद थी ये परिषद क्या कर दी गई? ये निगमित निकाय बना दिया गया इसको, यानी विशेष रूप से ये काम करेगी। जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार भी दे दिया गया था। क्या अधिकार दे दिया गया इसको? जो भारत और इंग्लैंड में मुकदमा, भारत और इंग्लैंड में मुकदमा का अधिकार दे दिया गया था। ठीक है, और सिर्फ यही नहीं, इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। ऐसा नहीं है कि एक ऐसी काउंसिल बना दी गई इस पर कोई मुकदमा नहीं हो सकता था, इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। तो ये कुछ मुख्य बातें थीं जो आपके 1858 का जो भारत का शासन अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम। ठीक है, अब इसी क्रम में अगला हमारा जो एक्ट होगा
उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अगला एक्ट है हमारा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है। अब इस अधिनियम से पहले हुआ एक 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार को यह लग गया था कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक हो गया है। अब उसे ये महसूस होने लगा था कि भारत में जो शासन चलाना है, भारत में शासन चलाने के लिए किसका सहयोग चाहिए? भारतीयों का सहयोग चाहिए। अब भारतीयों का सहयोग चाहिए। इसी पर्पस से आप देखेंगे कि लगातार भारतीयों को इन्वॉल्व किया जाएगा। यहाँ के प्रशासन में धीरे धीरे करके इनकी बढ़ोतरी होती चली जाएगी, सिर्फ इसलिए कि किसी तरीके से जो भारतवासी हैं उनका विश्वास कैसे जीता जाए। तो जो 1857 की जो क्रांति हुई, उसने काफ़ी जो है हलचल मचा दी थी पूरे ब्रिटिश जो शासन था। तो उनको एक बात पूरी तरह से ये समझ में आ गई थी कि अब बिना भारतीयों के शासन चलाना, उनको सहयोग में नहीं लेकर के, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उनको अपनी ओर मिलाना किसी तरीके से, वो सारी चीज़ें आपको इस प्रोसेस में दिखाई देती हुई नजर आएंगी। अब इसी नीति के तहत जो भारतीयों को शामिल करने की जो नीति थी, तो इस सहयोग के लिए जो नीति बनाई गई वो ब्रिटिश संसद ने 1861 था, यानी 1861 का एक्ट था। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे 1891 था, वहाँ भी लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गया। 1909 को आप देखेंगे, यहाँ भी लोगों का प्रयास किया गया। तो कुछ इस क्रम में चीज़ें चलती चलेंगी और लोगों के प्रयास जो है बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो पहला है आपका 1861 का भारत परिषद अधिनियम। पहला है 1861 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है। अब इसी क्रम में समझिए, इसकी विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हो गई। यानी आप ये कह सकते हैं कि यहाँ भारतीयों को शामिल किया जाने लगा। अर्थात वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी के रूप में, याद ये ध्यान दीजिएगा, कैसे गैर सरकारी के रूप में मनोनीत करेगा। कौन करेगा? वायसराय करेगा। और इसी क्रम में, इसी अनुरूप में अगर आप देखेंगे तो 1862 में लॉर्ड कैनिंग जो थे, इन्होंने तीन भारतीयों को शामिल किया, और वो थे बनारस के राजा, दूसरे पटियाला के महाराजा, और तीसरे थे सर दिनकर राव। ये विशेष ध्यान दीजिएगा, ये सब पूछे जाते हैं। जितने भी यहाँ मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, वो सब आपसे पूछा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आप सभी के लिए। अगली विशेषता की अगर बात करें हम, तो इस अधिनियम ने मद्रास
और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी। अब विकेंद्रीकरण बढ़ाया जाएगा और उसमें जो मद्रास था आपका और बम्बई जो था, ये जो जो प्रेसिडेंसी थी, उनको विधायी शक्तियां पुनः दे दी जाएंगी। विधायी शक्तियां पुनः दे दी गई। जो छीन ली गई थी वो अब क्या किया गया, पुनः दे दी गई। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट, जो हमने बताया आपको कि 1773 द्वारा शुरू की गई जो विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति थी, उसको क्या कर दिया गया, पलट दिया गया। आपको याद होगा 1773 का जो एक्ट हमने बताया, उसमें क्या किया गया था कि जो मद्रास था और बम्बई था, इसके गवर्नर को किसके अधीन कर दिया गया था, तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। अब यहाँ पे क्या हुआ कि वो शक्तियाँ क्या कर दी गई, पुनः बम्बई और मद्रास जैसी प्रेसिडेंसियों को वापस कर दी गई। अगली विशेषता के बारे में अगर हम देखें तो जैसे बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और पंजाब में, जो कि जैसे मान लीजिए बंगाल में 1862, ये सब डेट कई बार पूछ लेता है यूपीएससी, नहीं तो यूपीपीसीएस तो बहुत पूछता है, अदर स्टेट भी बहुत पूछते हैं। तो जो बंगाल है वो 1862, और जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है वो आपका 1866, और जो पंजाब है वो आपका 1897, 1897 में विधान परिषदों का गठन हो गया। क्या हुआ, विधान परिषदों का गठन किया गया। अब बात समझ में आ रही होगी विकेंद्रीकरण किस तरीके से किया जा रहा है। ठीक है, यानी बंगाल हो गया 1862 में, विधान परिषद का गठन हो गया। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत जो था वो 1866 में विधान परिषद का गठन किया गया वहाँ, और पंजाब प्रांत में 1897 में विधान परिषद का गठन किया गया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो अगली हमारी जो विशेषता है, इसमें अगर देखें तो वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान कर दी गई। अब पावरफुल बनाया जा रहा है वायसराय को। तो क्या किया गया कि जो वायसराय हैं, ये जो वायसराय हैं, इनको कार्य संचालन के लिए कार्य संचालन के लिए नियम और आदेश बनाने की, यानी अब ये नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान कर दी गई। ठीक, और इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में ही प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दे दी गई। जो 1859 में प्रारंभ की गई जो पोर्टफोलियो प्रणाली थी, पोर्टफोलियो जो प्रणाली थी, उसको क्या किया गया, मान्यता दे दी गई। इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया, उस पोर्टफोलियो को, जो कि
लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में प्रारंभ किया गया, उसको मान्यता दे दी गई। अब इसके अंतर्गत जो वायसराय की परिषद थी, उसमें एक जो सदस्य या अधिक जो विभाग थे, सरकारी विभाग थे, उनका प्रभारी बनाया जा सकता था। ऐसे समझिए कि जो एक सदस्य है या एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था उसको, ठीक है। और उसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार भी दे दिया गया। यानी किसी एक सदस्य को एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। और उसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश, यानी इस विभाग की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का भी अधिकार दे दिया। पारित करने का अधिकार दे दिया। अगली जो विशेषता थी उसके बारे में अगर बात करें तो इस एक्ट ने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। यानी अध्यादेश, ध्यान दीजिएगा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। और ऐसे अध्यादेश की अवधि जो थी वो 6 माह की थी। अवधि कितने माह की? 6 माह की अवधि। आप समझ गए होंगे कि जो वायसराय है वो आपातकाल में बिना काउंसिल के, बिना परिषद के अध्यादेश जारी कर सकता था। और उसकी अवधि कितनी होगी? 6 माह की अवधि होगी। तो आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि 1861 का भारत शासन जो अधिनियम था, भारत परिषद जो अधिनियम था, उसके बारे में हमने विशेषताओं की बात कर ली है। ये प्रमुख विशेषताएं थी। अब इससे आगे अगले एक्ट की तरफ बढ़ते हैं और अगला एक्ट है हमारा 1892 का अधिनियम। 1892 का अधिनियम। एक एक करके इसके बारे में भी हम समझते हैं। अगर बात करें इसकी विशेषताओं की, तो आइए एक एक करके समझते हैं। इस एक्ट के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। ये जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद जो थी, उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई।
और ये जो सदस्य थे वो कैसे होंगे? गैर सरकारी, ध्यान दीजिएगा, गैर सरकारी। और जो संख्या बढ़ाई गई, लेकिन ये भी तय था कि जो बहुमत रहेगा, जो विधान परिषद है इसमें जो बहुमत रहेगा वो किसका रहेगा? तो जो सरकारी सदस्य होंगे उनका ही बहुमत रहेगा। सरकारी सदस्यों का ही बहुमत रहेगा। अब आपको बात क्लियर साफ हो रही होगी कि किस तरीके से चीज़ें की जा रही हैं, कि भारतीयों को शामिल भी किया जा रहा है और अभी तक उनको पूरी तरीके से केवल एक गिरफ्त में रखा जा रहा है, उनको केवल खुश करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अगली विशेषता के बारे में अगर बात करेंगे हम, तो इस विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। अभी यहाँ पे सिर्फ इतना है कि बजट पर सिर्फ बहस कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। यानी आप सिर्फ बातचीत कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं और कुछ अनुमति आपको नहीं दी जाएगी। तो कार्य तो बढ़ा, लेकिन कोई कार्य जो बढ़ा वो किस पर्पज का था? केवल खुश करने के लिए। ठीक है, और बहस करने के साथ साथ कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। कार्यपालिका की प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। ठीक, अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो इस एक्ट के माध्यम से इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। अगली जो बात है वो केंद्रीय विधान परिषद और जो बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए, यानी गैर सरकारी जो सदस्य होंगे उनके नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान किया गया। अब वायसराय जो है, वायसराय गैर सरकारी जो सदस्य हैं, ठीक है, सदस्य हैं, उनके नामांकन के लिए किस में नामांकन के लिए? केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में, जो केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में नामांकन के लिए कहा गया। और किसको जो शक्ति दी गई? वायसराय को। नामांकन शक्ति किसको दे दी गई? वायसराय को। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख विशेषता थी 1892 के अधिनियम की। जो मुख्य बातें थीं
वो हमने आपसे बात की, लेकिन एक चीज़ और भी है यहाँ पे जो आपको जाननी चाहिए कि इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। ध्यान दीजिएगा, लेकिन चुनाव का प्रावधान तो किया, लेकिन चुनाव जैसा शब्द का प्रयोग नहीं है। चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इस एक्ट में चुनाव जैसा शब्द प्रयोग नहीं किया गया है। केवल जो गैर सरकारी जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति के लिए एक समिति परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया था। ठीक है, अब इसे निश्चित निकायों की सिफारिश की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया था। ये सारी चीज़ें थी, तो कुल मिलाकर के बात यही थी। बस ये ध्यान दीजिएगा कि चुनाव जैसे शब्द का प्रयोग इस एक्ट में नहीं हुआ था। कई बार गुमराह करने के लिए आपको प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अगले अधिनियम की तरफ बढ़े तो देखेंगे 1909 का अधिनियम। 1909 का अधिनियम। अब ऐसा नहीं है कि इसके बीच में और भी एक्ट नहीं थे, और उतने महत्वपूर्ण आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैं अगर बात करूं 1892 से पहले या 1861 के बाद, तो जो 1873 का अधिनियम था, उस अधिनियम में उपबंध किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें थी, वो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं था। जैसे शाही उपाधि अधिनियम 1876 था। अब इसमें बात कही गई थी कि इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में छठे सदस्य की नियुक्ति कर दी गई, यानी उसमें एक व्यक्ति और बढ़ा दिया गया। तो इस तरीके से सारी चीज़ें थी, लेकिन जो महत्वपूर्ण आपके लिए अधिनियम है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, जिसमें बहुत सारी चेंजिंग, बहुत सारे फैक्ट आपको देखने को मिलते हैं, उसी पे हम यहाँ पे चर्चा आपसे कर रहे हैं। देखिए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, इसके इतर क्या छोड़ना है। बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। यूपीएससी कहा जाता है, या पीएससी की अगर बात करूं मैं, तो जीएस का बोला जाता है कि समुद्र है, सागर है, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। लेकिन आपको क्या चाहिए? सिलेक्शन चाहिए, चयन चाहिए आपको। और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कम समय में कम पढ़कर सेलेक्ट हो जाइए। ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में पढ़ेंगे तो कुछ भी हाथ हासिल नहीं होगा। तो हमें विद्वान बनने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हमको सिर्फ इतना फोकस करना है कि हमारा एग्ज़ाम कैसे निकलेगा, ओरिएंटेड हमारी सारी चीज़ें कैसी होंगी, केवल और केवल उस पर ही प्रयास करिए, उसी पर फोकस करिएगा। तो जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न लगातार बनते आए हैं और संभावना हमेशा बनी रहती हैं, उसी पर बात करें और उसी को ज़्यादा बार पढ़ने का प्रयास करें, उसको जितना रिवीजन हो सके उसका प्रयास करें, तो सफलता आपको निश्चित ही मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं 1909 का अधिनियम। ठीक है, इसके बारे में एक एक करके बातें देखते हैं और उन बातों को हम समझने का प्रयास करते हैं। बस आप धैर्य मत खोइएगा, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और आप मेहनत करेंगे अपने आप के लिए। यकीन मानिए, आपसे ज़्यादा खुशी हमको होगी आपके चयन होने से। हमें लगेगा कि हमारी मेहनत सफल हो गई है। तो बस निरंतर लगे रहिएगा, अपना धैर्य बिल्कुल मत खोइएगा।
अगर आपका मन विचलित हो, परेशान हो, आपको लगे कि परेशानियों का सामना ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो कभी निराश मत होइए, कभी खुद को तोड़िए नहीं, मोटिवेट रहिए। देखिए, सेल्फ मोटिवेशन सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है आपके लिए। खुद से अगर मोटिवेट रहेंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा करने का प्रयास लगातार करते रहेंगे। 2 लाइन आपके लिए बोलता हूँ, गौर करिएगा। जूते फटे पहनकर आकाश पर चढ़े थे। जूते फटे पहनकर आकाश पर चढ़े थे, सपने हरदम हमारी औकात से बड़े थे। सपने हरदम हमारी औकात से बड़े थे। सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया। सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया, जब देखा हम निहत्थे मैदान में खड़े थे। तलवार पहले टूटी, फिर कट गए ये बाजू। तलवार पहले टूटी, फिर कट गए ये बाजू, पर बावजूद इसके हम देर तक लड़े थे। ऊंची इमारतों में हुआ जश्न सारी रात। ऊंची इमारतों में हुआ जश्न सारी रात, पर हम पत्थरों की तरह बुनियाद में गड़े थे। फिर भी नहीं किया था जमीन का सौदा। फिर भी नहीं किया था जमीन का सौदा, 2-4 आसमान तो कदमों में गिर पड़े थे। तो आप अपनी हिम्मत को बिल्कुल नहीं हारिएगा। सफलता निश्चित ही आपके कदम चूमेगी। बस प्रयास लगातार करते रहिएगा, यही आपसे मेरी एक विनती है। तो इस अधिनियम के बारे में भी देख लेते हैं, क्या है कुछ प्रमुख बातें। तो अगर मैं पहली बात करूं इसमें, तो इस एक्ट के थ्रू इसने क्या किया कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि कर दी। क्या किया गया कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि कर दी। कैसे? तो जो केंद्रीय परिषद था, इनकी संख्या 16 से 60 हो गई। जो केंद्रीय परिषद था आपका परिषद, इनमें संख्या 16 से कितनी हो गई? 60 हो गई। संख्या क्या कर दिया गया? संख्या बढ़ा दी गई। ठीक है। और जो प्रांतीय विधान परिषद में इनकी संख्या एक समान नहीं थी, अलग अलग जो होता था, अलग अलग डाटा आपको मिलेगा। तो जो प्रांतीय विधान परिषद जो थी, उसमें अलग अलग संख्या दिखाई देगी, लेकिन विस्तार आपको यहां से दिखाई देगा। दूसरी बात इसमें यह थी कि इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा। जो केंद्रीय परिषद था, केंद्रीय परिषद जो था, उसमें सरकारी बहुमत को क्या रखा? बनाए रखा। सरकारी बहुमत को हमेशा इसमें बनाए रखा। किसमें? केंद्रीय परिषद में। केंद्रीय प्रकार की जो परिषद थी, उसमें जो सरकारी जो बहुमत था उसको बनाए रखा। लेकिन जो प्रांतीय परिषद था, उसमें गैर सरकारी जो सदस्य थे, उनके बहुमत को अनुमति दे दी गई। तो अगर मैं प्रांतीय बात करूं परिषद की, विधान परिषद की, तो इसमें क्या किया गया कि गैर सरकारी बहुमत की अनुमति दे दी गई।
अब आपको समझ में आ रहा होगा कि केंद्रीय परिषद को सरकारी बहुमत के रूप में रखा गया और प्रांतीय जो विधान परिषद है उसमें गैर सरकारी बहुमत की अनुमति दे दी गई। आगे समझते हैं। अगली विशेषता इसमें यह है कि इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा या कार्यों का दायरा बढ़ा दिया। जो विधान परिषद था, दोनों स्तर जो थे मतलब केंद्रीय और प्रांतीय, उसमें क्या किया कि दायरा उसका कार्यों का बढ़ा दिया। कार्यों का दायरा क्या किया, बढ़ा दिया। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए समझिए कि उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना और बजट पर संकल्प रखना, ऐसी परमिशन इनको दे दी गई। यानी अनुपूरक प्रश्न और बजट पर संकल्प रखना, इसकी अनुमति दे दी गई। अगली विशेषता की बात करें हम, तो इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। यानी आप सोचिए कि जो वायसराय और गवर्नर की जो कार्य परिषद थी, उसके जो प्रावधान थे उसमें भारतीयों को पहली बार शामिल करने का प्रयास किया गया। तो अगली जो विशेषता है आपकी वो है आपकी कि भारतीयों को वायसराय और गवर्नर की जो कार्यकारी परिषद है उसके साथ, परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद के प्रथम सदस्य बने थे। पूछा जाता है ऐसे कौन से पहले व्यक्ति रहे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य जो कौन थे? प्रथम भारतीय। ठीक है, किसको बनाया गया? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं सब फैक्ट आपके लिए। अगली जो विशेषता है इसकी, वो विशेषता है आपकी कि इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम के लिए, याद रखिएगा,
मुस्लिम की बात हो रही है, मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन पृथक निर्वाचन जो मुस्लिम थे उनके लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। यानी पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए क्या किया गया, सांप्रदायिक आधार पर क्या किया गया, प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या किया गया कि मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। यानी जो मुस्लिम जो सदस्य थे उनका चुनाव कौन करेगा, मुस्लिम मतदाता। यानी जो मुस्लिम सदस्य होंगे उनको चुनने का अधिकार केवल मुस्लिम मतदाता को ही होगा। ठीक है, इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में देखा जाता है। तो पूछा गया है कई बार, लॉर्ड मिंटो किस रूप में देखा जाता है इनको, तो सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक, सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में इनको देखा जाता है। कुल मिला के ये समझिएगा कि जो 1909 का जो अधिनियम था उसमें मार्ले मिंटो सुधार का लक्ष्य 1892 के जो अधिनियम थे उनके दोष को दूर करना था। और जो भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद और क्रांतिकारी जो राष्ट्रवाद का जो सामना करना पड़ रहा था इनको, उसके लिए ये सरकार की मंशा थी कि सांप्रदायिकता को भड़काकर उग्रवाद तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दमन कर दिया जाए। और यही प्रयास उन्होंने करने का सोचा। तो आप देखेंगे कि अब यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि मुस्लिम को क्या किया गया, सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व करने का प्रावधान कर दिया गया। और उसमें भी ये कह दिया गया कि जो मुस्लिम जो सदस्य होंगे उनको चुनेगा कौन, मुस्लिम मतदाता ही उनको चुनेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्लियरली ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि चीज़ें किस तरीके से करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये जो अधिनियम था, तत्कालीन भारत सचिव जो मार्ले मिंटो थे, यानी जो सचिव थे वो मार्ले जी थे और जो वायसराय थे वो मिंटो जी थे, उन्हीं के नाम पर ये 1909 का जो अधिनियम है इसको क्या कहा जाता है, तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसको जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसको जाना जाता है। किसको, भारत परिषद अधिनियम 1909 को। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो की गई थी। यहां तक के लिए हमने आज बात की आपसे। अगली क्लास में पूरा जो आपका पृष्ठभूमि है, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसको कवर कर दिया जाएगा। 1909 तक के अधिनियमों की हमने बात कर ली है और यकीन मानिए कि इससे बाहर प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। जितना हमने यहाँ पे करवा दिया है बस आप नोट्स बनाते चलिएगा।
अपना काम अपनी ईमानदारी के साथ करते रहिएगा। जितना कोशिश किया गया है आपको बताने का, उससे बाहर प्रश्न जाने की संभावना न के बराबर है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो हमारी इस मेहनत को आप लगातार लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और हमें अपने सुझाव देते रहिए। अगर किसी अन्य टॉपिक पे आपको कोई क्लास चाहिए तो स्पेशली आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर आपको क्लास दे देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, ध्यान रखें और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।